नमस्कार, मुद्दा देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ ज्योति सांगवान। हरियाणा की राजनीति के लिए आज का दिन काफी अलग रहा क्योंकि आज पहली बार हरियाणा कांग्रेस के 3 दिग्गज रणदीप सुरजेवाला, कुमारी सैलजा और किरण चौधरी की ओर से संयुक्त प्रेस वार्ता की गई। सीईटी और बेरोजगारी को लेकर हरियाणा सरकार को घेरा तो तीनों का एक साथ एक मंच पर आना, प्रेस वार्ता करना, एक कार में साथ में सवार होना, हुड्डा विरोधी माने जाने वाले तीनों बड़े नेताओं के शक्ति प्रदर्शन के तौर पर भी देखा गया। ऐसे में चर्चा दोनों पहलुओं को लेकर होगी। क्या ये कांग्रेस में बाबरिया के साथ हुई बैठक के बाद हो रही उठापटक का हिस्सा है या वाकई हरियाणा कांग्रेस युवाओं के लिए लड़ाई लड़ रही है? क्या वाकई हरियाणा बेरोजगारी में नंबर 1 हो गया है, जो कि आरोप लगाए गए हैं? चर्चा होगी, पहले रिपोर्ट आप देखिए। हरियाणा कांग्रेस में खलबली, सुरजेवाला, सैलजा और किरण आए एक साथ। बेरोजगारी को लेकर सरकार को लिया आड़े हाथ। युवाओं की लड़ाई लड़ रहे तीनों कांग्रेसी, या बेरोजगारी बहाना अपने हैं निशाना। चंडीगढ़ से हैरान करने वाली खबर और तस्वीरें हरियाणा कांग्रेस दफ्तर से उस वक्त सामने आई जब कांग्रेस के 3 दिग्गज सुरजेवाला, सैलजा और किरण चौधरी ने अपने समर्थकों के साथ पहली बार संयुक्त प्रेस कॉन्फ्रेंस की। जी हां, नेता विपक्ष भूपेंद्र सिंह हुड्डा के विरोधी माने जाने वाले रणदीप सुरजेवाला, कुमारी सैलजा और किरण चौधरी ने बेरोजगारी को लेकर सरकार पर वार किया तो तीनों मंच पर एक साथ ये पहली प्रेस कॉन्फ्रेंस रही। तीनों की मौजूदगी ने कहीं न कहीं कांग्रेस में खलबली मचा दी। तीनों के एक साथ एक गाड़ी में सवार होने से सियासी पारा हाई हो गया। जी हां, रणदीप सुरजेवाला सारथी बने तो सैलजा और किरण चौधरी उनके साथ कार में सवार नजर आए। ऐसे में सुरजेवाला, सैलजा और किरण के साथ आने को भूपेंद्र हुड्डा के खिलाफ शक्ति प्रदर्शन के तौर पर भी देखा गया। तो वहीं तीनों ने बेरोजगारी को लेकर सरकार को आड़े हाथों लिया, खाली स्वीकृत पदों को न भरने का मुद्दा उठाया, बेरोजगारी के आंकड़े पेश किए गए, कच्ची से लेकर पक्की नौकरी न दिए जाने के आरोप लगाए। वहीं प्रमुख तौर पर सीईटी को लेकर भी सरकार को कटघरे में खड़ा कर दिया। हरियाणा तो मानो स्टैंड स्टिल पर आ गया है। नाम की सरकार, युवा बेरोजगार। आज के दिन हमें दुख लगता है कि जहां देश को आगे बढ़ना चाहिए था, जिस प्रकार से कहा जाता था, और ये भारतीय जनता पार्टी स्लोगन देने में माहिर है। डबल इंजन सरकार, फलानी सरकार, केंद्र की सरकार, मोदी जी की सरकार पूरी तरह से फेल है। हरियाणा में बेरोजगारी का सबसे बड़े नासूर का सबूत और उसकी दर्दनाक कहानी कहने वाले वो 11,22,000 नौजवान हैं जिन्होंने कॉमन एक्सप्लॉयटेशन टेस्ट के लिए अप्लाई किया। साल 2019 से ही सीईटी के नाम पर हरियाणा के युवाओं को बेवकूफ बनाने की कोशिश की जा रही है। अगर मैं ये कहूं कि खट्टर और दुष्यंत जी की सरकार मिलकर हरियाणा के युवाओं के भविष्य की भ्रूण हत्या कर रही है तो शायद ये सच होगा। आपको याद होगा कि जब ये डबल इंजन सरकार 2 बारी बनी है, वायदा किया गया था कि 2.5 करोड़ नौकरियां हर साल जो हैं नौजवानों को दी जाएंगी। अब 2.5 करोड़ की तो बात छोड़िए, यहां तो 2 लाख नौकरियां जो लंबित पड़ी हैं 2019 से, उन नौकरियों को आज तक नहीं भरा गया है। पक्की नौकरी जो लंबित है वो तो दी नहीं है। कौशल रोजगार योजना जो है वो शुरू करी है, जो खुद जो है स्वयं विधानसभा के अंदर जब ये प्रश्न मैंने उठाया उसमें कहा गया कि ये तो कच्ची नौकरी है। तीनों कांग्रेस नेताओं ने सीईटी को कॉमन एक्सप्लॉयटेशन टेस्ट करार दे दिया तो सीएम मनोहर लाल ने सीईटी से लेकर नौकरियों पर कांग्रेस नेताओं पर पलटवार भी किया। हुड्डा सरकार के 10 साल की नौकरियों के आंकड़ों से अधिक मनोहर सरकार की 8.5 साल की नौकरियां बताएं। सीईटी का काम विधिवत तौर पर हमारा जो स्टाफ सिलेक्शन कमीशन है वो कर रहा है। उन्होंने रिजल्ट घोषित कर दिया है, 3,49,000 शायद और 3
3,59,000 बच्चों ने इसको क्लियर किया है। उसके अंदर एक उनको समय देना होता है कि आपने जो क्लेम किया हुआ है उस क्लेम में से ठीक क्लेम किया तो अच्छी बात है, ठीक नहीं क्लेम किया, विड्रा करना चाहे तो विड्रा भी कर सकते। बारे में आपको मैं कई बार बता चुका हूँ, उनकी 10 साल की भर्तियाँ 82,000 की थी या 88 की थी, समथिंग लाइक दैट, और हमने 8.5 साल में 1,10,000 को टच कर लिया है। साथ ही सीएम मनोहर लाल के ओएसडी जवाहर यादव ने ट्वीट कर कांग्रेस को आड़े हाथों लिया। 10 साल में कांग्रेस सरकार में दी गई नौकरियों का आंकड़ा पूछा और बताया कि मनोहर सरकार में अब तक 1 लाख से ज्यादा स्थायी नौकरियां दी जा चुकी हैं। वहीं जवाहर यादव ने कांग्रेस नेताओं की प्रेस वार्ता को सरकार नहीं बल्कि हुड्डा के खिलाफ बताया। ऐसे में सवाल ये है कि क्या बेरोजगारी वाकई हरियाणा में बड़ा मुद्दा साबित होने वाला है? बेरोजगारी और रोजगार के पक्ष विपक्ष में किसके आंकड़े कितने सच्चे हैं और कितने सही हैं? या फिर बावरिया से हुई बैठक के बाद हरियाणा कांग्रेस के सभी नेता एक्टिव हो गए हैं? क्या ऐसे में हुड्डा विरोधी माने जाने वाले हरियाणा कांग्रेस के दिग्गजों ने शक्ति प्रदर्शन करते हुए हरियाणा और हाईकमान को बड़ा संदेश दे दिया है? सवाल ये भी कि क्या आगामी दिनों में भी ये एकता नजर आने वाली है? अगर हाँ, तो हरियाणा कांग्रेस संगठन की क्या तस्वीर सामने आ सकती है? ये भी बड़ा सवाल है। न्यूज डेस्क, हरियाणा न्यूज। तो चर्चा की शुरुआत करें उससे पहले सीएम मनोहर लाल के ओएसडी जवाहर यादव जी हमारे साथ हैं। जवाहर यादव जी, बहुत स्वागत है आपका हरियाणा न्यूज पर। आज हरियाणा कांग्रेस के 3 दिग्गज एक साथ नजर आए और बाकायदा आंकड़ों के साथ हरियाणा के सीएम मनोहर लाल को, हरियाणा सरकार को घेरने का भरपूर प्रयास किया गया। देखिए, 3 जो लोग हैं, एक इसमें रणदीप सिंह सुरजेवाला, 2 ये कब होते हैं? ये तो आते ही हुड्डा के खिलाफ है। कांग्रेस ऑफिस में आके हुड्डा जी की चर्चाओं को पब्लिक डोमेन में लाने का हम प्रयास करते रहते हैं और उसमें हमारी मदद करते रहते हैं। अच्छा। उन्होंने हम पर जो आक्रमण किया वो किस लिए किया? उन्हें पता है कि ऐसा नहीं है, परंतु जब ही आक्रमण हमारे ऊपर करेंगे तो हुड्डा की चर्चा अपने आप आ जाएगी। तो मुझे कहना पड़ा ना कि हमने तो 1 लाख से अधिक स्थायी नौकरी दे दी। हुड्डा साहब बताए कि उनको कितने पास पूरा होता है, हम पर अटैक करके इससे हुड्डा साहब गिरते हैं। अब इन्होंने पूछा, जैसे जानबूझकर कि इन्होंने पूछा कोई इनकी बड़ी भर्ती हुई तो बताएं। हमने बताया कि 23,893 हमारी पुलिस की भर्ती अभी तक हो चुकी, ग्रुप डी की 18,000 भर्ती हुई, क्लर्क की 6,000 भर्ती हुई, यही भर्तियां लगभग 48,000 के आसपास हो गई। तो ये कहते कि इससे चर्चा शुरू होगी, हम पे ये डायरेक्ट हुड्डा साहब पे आक्रमण नहीं कर पाते, इसकी मजबूरी है। हमारे कंधे पे अपने ये गन रख के ये हुड्डा साहब पे निशाना साधते हैं। तो इसके लिए कभी भी जब रणदीप सुरजेवाला जी कोई क्वेश्चन हमसे पूछते हैं तो उसका हम तो केवल सामने होते हैं, पर्दे के पीछे वो जो निशाना होता है वो हुड्डा साहब बनते हैं। अब हुड्डा साहब फंस गए इसमें बेचारे, उनको बताना होगा कि उन्होंने 10 साल में कितने युवाओं को स्थायी रोजगार दिए थे। इनको पता है कि जब हम इसकी बात होगी बेरोजगारी की तो इन्होंने कहा जैसे 37% बेरोजगारी है हरियाणा में, तो इनको पता है कि 37% फर्जी आंकड़ा है, क्योंकि ये कांग्रेस के महेश व्यास है, उनकी कंपनी है। और जब ये चर्चा होगी तो इनको ध्यान में आएगा कि भाई जो ये कहते हैं 15 साल से लेके 19 साल के हमारे यहाँ 50% से ऊपर बेरोजगारी, तो इनको पता है हरियाणा सेक्शन में हम अपने बच्चों को पढ़ाते हैं, उनसे बाल मजदूरी नहीं कराते हैं। तो इसमें हुड्डा साहब को घेरने के लिए हमारा उपयोग करते हैं। बाकी इनके ऊपर कोई ऐसा नहीं है। मैं तो जो भी कांग्रेस के मेरे मित्र इस डिबेट में बैठे होंगे या हमारे प्रवक्ता है, कितनी बचती है वो कुछ कोर्ट का जिक्र करते हैं, भ्रष्टाचार का जिक्र करते हैं। रणदीप सिंह सुरजेवाला है कि इनकी 11 भर्तियां माननीय न्यायालय ने, इस पर कोई आरोप नहीं लगा रहा है हुड्डा साहब पे, माननीय उच्च न्यायालय ने 11 भर्तियां और एक तो आर्ट एंड क्राफ्ट को तो माननीय सुप्रीम कोर्ट ने भी कर दिया कि इनकी 11 भर्तियां भ्रष्टाचार और अनियमितता के चलते 11 भर्तियां हुड्डा साहब की रद्द हुई। हमारी एक हुई नहीं, हमारी हाई कोर्ट ने आज तक एक भी भर्ती को रद्द नहीं किया। मैं रिकॉर्ड पे बता रहा हूँ। तो रणदीप सिंह सुरजेवाला चाहते हैं कि ये क्वेश्चन हमसे पूछेंगे और गिरेंगे बेचारे हुड्डा साहब। तो जवाहर यादव जी, आप भी कह रहे हैं सरकार बहाना है, भूपेंद्र हुड्डा निशाना है तीनों नेताओं का। निश्चित रूप से इनके साथ तो क्या हो गया कि ना नोमन तेल होगा, ना राधा नाचेगी, ना सूत ना कपास, जुलाओं के लट्ठा 3 सपने,
इनकी सरकार आनी नहीं तो अगर सूतन कपास के बेचारे जुलाए आपस में कम लट्टा हो रहे हैं, मुंगेरी लाल जी हसीन सपने देख रहे हैं, और ना नोमन तेलोगा ना राधा नाची की कांग्रेस की दूर दूर तक नहीं है। पर फिर भी जब कांग्रेस की सरकार नहीं आ रही तब भी तीनों हुड्डा साहब के पीछे पड़े हुए हैं, हुड्डा साहब इनके पीछे पड़े हुए हैं। वो इनका अंतर्गत मामला है, हम कहना नहीं चाहते। हाँ, मैं रंजीत जी को कहना चाहता हूँ निवेदन के साथ कि वो हमारे कंधे पे कब तक हुड्डा साहब को घेरेंगे, कब तक वो एक्सपोर्ट हुड्डा साहब को हमारे माध्यम से कराएंगे। मुझे लगता है उन्हें दम है तो सीधा सीधा आमने सामने हुड्डा साहब और वो खुद लड़ ले, बीच में आप उपयोग ना करें। पर तुम हमारा उपयोग करना चाहते हैं और हम पे निशाना लाते हैं तो फिर हम इनके लिए मददगार साबित होते हैं। रणदीप सिंह सुरजेवाला के लिए वो होते रहेंगे, हुड्डा साहब एक्सपोर्ट होते रहेंगे। तो ये आप लोगों की मदद कर रहे हैं, आप इनकी मदद कर रहे हैं और सीधी लड़ाई लड़नी ये भी आपकी नसीहत है। बहुत शुक्रिया आपका, जुड़े आप हमारे साथ, आपने बात कही। तो आप सुन रहे थे जवाहर यादव को, ट्वीट भी इनकी ओर से किया गया कि, और आज मीडिया से बातचीत में इनकी ओर से बाइट भी दी गई जिसमें कहा गया कि ये सरकार के खिलाफ प्रेस वार्ता नहीं थी बल्कि भूपेंद्र हुड्डा के खिलाफ लामबंद हो रहे हैं, मोर्चाबंदी शुरू हो गई है हरियाणा कांग्रेस में। तो सवाल क्या कुछ होंगे आज की डिबेट के, एक नजर इस पर डालते हैं। तो क्या हरियाणा बेरोजगारी में नंबर 1 हो गया है, जो कि हरियाणा कांग्रेस के नेताओं की ओर से सीएमआई के आंकड़ों के साथ कहा गया है। और क्या बेरोजगारी हरियाणा में बड़ा मुद्दा है, आने वाले चुनाव में चुनावी मुद्दा भी साबित हो सकता है। नौकरियों को लेकर पक्ष और विपक्ष के जो दावे हैं उनका सच क्या है। सुरजेवाला, सैलजा, किरण के एक साथ एक मंच पर आने, एक कार में आने, एक साथ मिलकर प्रेस वार्ता करने के मायने क्या हैं। क्या सुरजेवाला, सैलजा और किरण ने शक्ति प्रदर्शन किया कि चूंकि तीनों ही नेता हुड्डा विरोधी माने जाते हैं, और क्या हुड्डा के खिलाफ लामबंद हो रहे हैं तीनों नेता। तो ये तमाम सवाल होंगे जिनको लेकर हम प्रयास करेंगे, सार्थक चर्चा हो, जिनका जवाब लेने का प्रयास होगा। तो सीएम की ओएसडी को आपने सुना, जवाहर यादव की ओर से कहा गया कि ये सरकार के खिलाफ लड़ाई नहीं है, ये भूपेंद्र हुड्डा के खिलाफ लड़ाई है। और अब तो वक्त आ गया है कि भूपेंद्र हुड्डा से सीधी लड़ाई लड़े सुरजेवाला, सैलजा। चलिए चर्चा की शुरुआत करते हैं। कुछ खास मेहमान हमारे साथ जुड़ गए हैं। हरियाणा बीजेपी प्रवक्ता वंदना पोपली जी हमारे साथ हैं, कांग्रेस प्रवक्ता हमारे साथ जोगेंद्र मोर जी जुड़ गए हैं, इनेलो प्रवक्ता विजेंद्र रेहडू जी हमारे साथ हैं, आम आदमी पार्टी का पक्ष रखने के लिए अनुराधा शर्मा जी हमारे साथ जुड़े हैं, और राजेंद्र जाधून वरिष्ठ पत्रकार भी डिबेट में जुड़ चुके हैं। स्वागत है आप सभी का। शुरुआत जोगेंद्र मोर जी आपसे। हमने प्रेस वार्ता भी सुनी तीनों नेताओं की, सीएम का जवाब भी सुना और अब सीएम की ओएसडी को भी सुना। जवाहर यादव ये कह रहे हैं कि ये लड़ाई सरकार के खिलाफ नहीं है, ये भूपेंद्र हुड्डा के खिलाफ लड़ाई है। सरकार का कंधा इस्तेमाल किया जा रहा है हुड्डा के खिलाफ लड़ाई लड़ने के लिए। देखिए ज्योति जी, मैं जवाहर यादव जी को सुन रहा था और उन्होंने शब्दों के भी प्रयोग किए, तो मैं भी कर देता हूँ कि शायद भी संभावना वाली बात, अपनी नाकामयाबियों को छुपाने की बात है। जब भी सीएमआई के आंकड़े हरियाणा के लिए और बताते हैं और प्रदेशों में सीएमआई को ठीक मान, ये भारतीय जनता पार्टी, ये हमने नहीं कहा है, ये रिपोर्ट में कहा गया है कि हरियाणा बेरोजगारी में नंबर 1। सरकार के खिलाफ प्रदर्शन हो रहे हैं सीटेट को लेकर, युवा सड़कों पर है, सीटेट को खुदा के लिए कर दिया जाए, वन टाइम नहीं होना, ये नहीं होना चाहिए कि इतने दिनों के बाद फिर देना पड़ेगा। तो हर बार सीटेट होता है, कितनी नौकरियां उन्हें निकाली है, ये आंकड़े बता। आप ये कांग्रेस के साथ तुलना करते हैं, कांग्रेस राज के साथ तुलना करते हैं, ये तुलना भी कर ले कि कितने लोग रिटायर हुए और कौशल निगम के नाम पर किस प्रकार से सरकार से भी ठेके की भर्ती नहीं करती, सरकार से भी ठेकेदारी नहीं करती, युवाओं के साथ इस प्रकार का खिलवाड़ नहीं करती है सरकार जो करती। इन्होंने अपने घोषणा पत्र में करोड़ों करोड़ों जो है नौकरियां देने का वादा किया था, कहाँ है वो करोड़ों नौकरियां, कितनी इन्होंने मतलब दी, ये सारी की सारी ऊपर से लेकर नीचे तक। भारतीय जनता पार्टी के नेताओं की एक बात सर्वविदित, उस बात में कोई शक नहीं जाएगा। ये लक्ष्यदार बात करते, ये शब्दों के ऐसे भारी मतलब शब्दों का प्रयोग करेंगे, राष्ट्रहित प्रयोग करेंगे, प्रदेश हित प्रयोग करेंगे। आज हमारे नेताओं ने उसमें सरकार को आंकड़ों के साथ घेरने का, उसमें भी ये सारा का सारा कहाँ लेके जा रहे हैं, उसमें किस प्रकार की गुटबाजी है। जब इनके नेता आपस में इस पर आज गठबंधन में किस प्रकार से राड़ बची हुई है,
किस प्रकार से वीरेंद्र सिंह जो है मुख्यमंत्री से मिलने गए और उसके बाद किस प्रकार से बाहर आके क्या है। इस गठबंधन में आप देखिए कि पिछले 4 साल से हर बार एक दूसरे के नेता के खिलाफ बयानबाजी करते हैं। इनके नेता अरविंद शर्मा रोहतक के अंदर ये बयानबाजी करते हैं कि 350 करोड़ रुपए जो था अमृत योजना का वो डकार गई है और ये सरकार भ्रष्टाचार को छुपाने में और तथ्यों को छुपाने में माहिर सरकार है। अरविंद शर्मा रैली में अरविंद शर्मा के सीएम के नाम के नारे लगते हैं। ये चीजें ये दूसरों को तो कहते हैं, लेकिन जोगिंद्र मोर जी, क्या ये हरियाणा कांग्रेस की प्रेस वार्ता थी? और अगर हाँ तो जो भी ऑफिशियल प्लेटफॉर्म हैं कांग्रेस के, जिनमें अमूमन भूपेंद्र हुड्डा का कोई भी कार्यक्रम, दीपेंद्र हुड्डा का, उदय भान का, या माने जाने वाले हुड्डा समर्थित विधायक माने जाने वाले जो भी नेता के, उनके कार्यक्रमों को लाइव किया जाता है। ये पीसी कहीं लाइव थी? ट्विटर की बात करें, फेसबुक की बात करें, दूसरे प्लेटफॉर्म की बात करें, देखिए, क्योंकि मैंने नहीं देखा। अगर थी तो आप मेरी जानकारी दुरुस्त कर दीजिए। देखिए कि आप इस प्रकार की बात करें, देखो तीनों नेता ये दिख रहे थे, इसमें तो कोई वो नहीं, हमारे बड़े नेता है। ये प्रेस कॉन्फ्रेंस करने के लिए देखो 2 प्रकार के जो है मीडिया, हम जैसे मैं बैठा हूँ, मैं टीवी पैनलिस्ट है, ठीक है, हम वो इस प्रकार के प्रवक्ता है जो टीवी पे आते हैं, टीवी पैनलिस्ट की बात। एक बड़े नेता है, वो किसी भी मुद्दे पे आके किसी वक्त भी जो है प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं। रही वो आप किस बात की बात कर रहे हैं कि कांग्रेस के ऑफिशियल ट्विटर हैंडल पर अभी तक ट्वीट नहीं आया है या इस प्रकार की, वो प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद की चीजें आ जाएगा। ऐसा नहीं है इसमें प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद की चीजें नहीं आएंगी। वो AICC के ग्रुप में आप देखेंगे, उसके अंदर वो सारा का सारा जो प्रेस कॉन्फ्रेंस है वो सारी की सारी आ रही है ग्रुपों में, जो हमारे ग्रुप में हुए जितनी भी चीजें वहां पे लाइव। नहीं, भूपेंद्र हुड्डा जब पीसी करते हैं तो हम देखते हैं बाकायदा लाइव चलाई जाती है, या दीपेंद्र हुड्डा करते हैं, उदय भान करते हैं, और नहीं कांग्रेस, हरियाणा कांग्रेस के पेज की बात कर रही हूँ मैं, आप भी जानते हैं। तो देखिए ऐसा नहीं है कि कांग्रेस के पेज से लाइव या किसी प्रकार की कोई वो नहीं, वो ऑफिशियल बेस पे प्रेस वार्ता होगी, वो अधिकृत है और हमारे बड़े नेता है और वो पूर्ण रूप से देख सकते हैं किसी प्रकार से वो करने के लिए। और उन्होंने जो सवाल उठाए, वाजिब सवाल उठाए, हर प्रकार से आप देखिए आंकड़ों पे बात की गई है, सरकार की नाकामियों को आगे लाने की बात की गई है। मेरे को अच्छा लगता जवाहर यादव बस निस्बत इस बात से करने के, इस बात से बात करते कि हाँ हमने ये कहा है, उस प्रेस कॉन्फ्रेंस का जवाब देते, भले ही इस बात की बात करते। ये वो सरकार है जिसके अंदर सबसे ज्यादा पेपर लीक, ये सरकार के अंदर पेपर लीक, ये अपनी नाकामियों की बात। ये वो सरकार है जिसके अंदर SC का पिछले साल का UKU पेपर आ गया। ये वो सरकार है जिनके अधिकारी वहां के वहां पैसे लेकर पकड़े। ये वो सरकार है जिस सरकार के अंदर इनके जो रणधीर गोलन की समर्थित जो सरकार है, उनका बेटा 60 लाख में इंस्पेक्टर तक की भर्ती के आरोप लगा। ये दूसरों के गिरेबान, जो अपने गिरेबान में नहीं जाते, ये बातें करते। चलिए, मैं अभी पोपली जी हमारे साथ चर्चा में आ गई हैं। मैं एक बात जी जल्दी खत्म कीजिए बात को। अगर हमारे ऊपर किसी भी प्रकार का कई दाम लेकर ये बात करते हैं और बेवजह की बात, एक भी जांच करवा के जी आज तक हमारे खिलाफ कोई जांच साबित कर पाए? सरकार है 8 साल से, पूरा तंत्र इनके पास है और ये सरकार सरकारी मशीनरी का दुरुपयोग करने के अंदर जग जाहिर है, ये विश्व के अंदर साबित हो चुका है। तो किसी भी इन्होंने अगर हमारे अंदर कमी होती है तो सोच से 1 लाख ओके, चर्चा को आगे ले जाते हो, क्योंकि सरकार तो कहती है कि हमारी किसी भी भर्ती को अदालत ने रद्द नहीं किया है, कि नियमों की अवमानना की गई हो या कुछ भी गलत तरीके से, गलत प्रक्रिया से भर्तियां की गई हो, कभी अदालत ने नहीं कहा। पोपली जी, 3 बड़े दिग्गज हरियाणा कांग्रेस के, तीनों एक साथ प्रेस वार्ता की जाती है और भारी भरकम आरोप सरकार पर, CET से लेकर बेरोजगारी के आंकड़ों को लेकर, कच्ची पक्की कैसी भी भर्तियां हरियाणा में युवाओं को नहीं मिल रही हैं, सरकार पर आरोप। ज्योति जी, आपको आवाज आ रही है मेरी? जी बिल्कुल। देखिए, सबसे पहले जवाहर जी ने बहुत ही अच्छे तरीके से इस बात को एक्सप्लेन कर दिया है कि इस पूरी प्रेस कॉन्फ्रेंस के पीछे मकसद क्या था। हमें बहुत अच्छे से मालूम है कि ये जो 3 नेता हैं सामने आकर बैठ कर प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं, तो प्रदेश की जनता भी जानती है, मीडिया भी जानती है, और आज प्रश्न भी शायद इसीलिए है कि हमें पता है कि ये जो पूरी की पूरी सामूहिक प्रेस कॉन्फ्रेंस थी, ये भाजपा के खिलाफ ना होकर हुड्डा के खिलाफ शक्ति प्रदर्शन था। ये 3 डरे हुए ऐसे नेता हैं जिनको कहीं ना कहीं निपटाया गया है, और ये एक दूसरे का हाथ पकड़कर सामने आए हैं कि चलिए बैठिए और आकर हम अटैक करते हैं।
भारतीय जनता पार्टी पर, लेकिन वो अटैक असली में कहां पर था, वो भूपेंद्र सिंह हुड्डा पर था। एक तो उनको जवाब देना पड़ेगा, उनकी पोल खुलेगी, उनके सामने आएगा कि किस प्रकार से उन्होंने नौकरियों में बुरा हाल किया था, किस प्रकार से परिवारों में कुछ लोगों में नौकरियां दी जाती थी, किस प्रकार से नौकरियों के लिए पैसे लिए जाते थे, वो सामने आएगा। दूसरा, हमारी भी मदद है, हम भी क्लियरली बताएंगे बिना पर्ची खर्चे की नौकरियां मिल रही हैं, और नौकरियां हमारे पहले के जो काउंटर जो हमारे रहे हैं, चाहे भाजपा माफ कीजिएगा, चाहे आरएलडी है, चाहे कांग्रेस है, उनसे बेहतर हमने नौकरियां दी हैं। मैं सिर्फ एक बात कहना चाहूंगी ज्योति, मुझे लगता है कि एक महागठबंधन बना दिया इन्होंने। ये कांग्रेस कहीं ना कहीं बाकी पार्टियों में अपना गठबंधन ढूंढती फिर रही है कि किसी तरह हम मिल जाए और कुछ कोशिश कर ले, कुछ एक बेहतर सीट आ जाए हमारी। लेकिन ये हरियाणा कांग्रेस में ये 3 नेता मिलकर महागठबंधन बना रहे हैं, और वो किसके खिलाफ बना रहे हैं? जिनको इनका निपटाने का काम किया। आप ये देखिए कि इन तीनों नेताओं का क्या हाल है। रणदीप सिंह सुरजेवाला को इन्होंने राजस्थान भेज दिया, शहजाद जी को छत्तीसगढ़ भेज दिया, किरण चौधरी जी की तो हैसियत बताने का काम करते हैं ये। तो जिनके नेता चाहे वो सीएलपी लीडर हो, चाहे प्रदेश अध्यक्ष हो, वही उनके खिलाफ बोलते हैं, और ये नेता उनके खिलाफ बोलते हैं। आज वो तीनों एक साथ आते हैं मंच पर, जहाँ पर ना सीएलपी लीडर है, ना प्रदेश अध्यक्ष है। आपने बड़ा वाजिब प्रश्न पूछा यहाँ पर कि क्या कहीं पर लाइव हुआ? लाइव भी नहीं हुआ कहीं पर। हरियाणा कांग्रेस के किसी पेज पर ये लाइव भी नहीं हुआ। तो ये क्लियरली बताता है कि इनकी असली लड़ाई जो है भूपेंद्र सिंह हुड्डा से है। उस भूपेंद्र सिंह हुड्डा के सामने अपनी लड़ाई को दर्शाने का काम किया जा रहा है। बार बार ये शो करने की कोशिश की जा रही है ज्योति की मुख्यमंत्री बनने की शायद लड़ाई है। भूपेंद्र सिंह हुड्डा अपने आप को मुख्यमंत्री घोषित कर देते हैं, घोषणाएं करने लग जाते हैं, और ये भी कहीं ना कहीं अपना डर दिखाते। कभी शैलजा जी कहते हैं कि हमारी सबसे बड़ी कमी है कि संगठन नहीं बन रहा है। इनकी अपनी पार्टी का अंदरूनी मामला है, लेकिन ये एक सच्चाई है कि इनको पता है कि भारतीय जनता पार्टी आ रही है, इनका कहीं पर नंबर बैठने वाला नहीं है। मुख्यमंत्री तो छोड़िए, ये अपनी सीट पर जीत जाए, वही बड़ी बात है। ये पूरी कवायद इस बात की है कि 3 बड़े नेता कम से कम अपनी विधानसभा की सीट निकाल लें, ये इतनी सी कवायद है, और इसके पीछे कुछ भी नहीं है। जी, चलिए इस पॉइंट को भी आगे हम उठाएंगे। जोगिंदर मोर जी कुछ कहना चाह रहे हैं बहुत संक्षेप में, उसके बाद बाकी प्रवक्ताओं को हम जोड़ेंगे चर्चा में। संक्षेप में बात करना चाहता हूँ। हमारी पार्टी का एक अंदरूनी प्लेटफॉर्म है, अगर किसी नेता को बात करनी है तो वहां जाके वो एक दूसरे नेता के बात कर। इस प्रकार की कोई बेवजह की इनकी शिष्टलेदार बात नहीं करते। इनके अजय चौटाला कहते हैं कि वो तो प्राथमिक सदस्य ही मात्र है वीरेंद्र सिंह के बारे में, और गठबंधन में सरकार चलती है। ये आज जवाब नहीं दे पाते, ठीक है। इनके वहां पे नारे लगते हैं कि ये पन्ना प्रमुख नहीं, जारी पन्ना प्रमुख की लिस्ट है। ये बताए कि जो प्रेस कॉन्फ्रेंस के अंदर जो मुद्दे उठाए गए, जो आंकड़े दिए गए, उन आंकड़ों पे बात करें। जोगिंद्र मोर जी, आपकी पार्टी के नेता कहाँ पार्टी प्लेटफॉर्म पर बात करते हैं? किरण ने कल ही परसों कहा है कि मुझे इनवाइट नहीं किया गया भिवानी के विपक्ष आपके समक्ष के लिए। भूपेंद्र हुड्डा ही कहते मैंने खुद ही फोन किया था, मैंने इनवाइट किया था। कहाँ पार्टी प्लेटफॉर्म पर बात करते हो आप लोग? पार्टी प्लेटफॉर्म पर बात करते हो? बिल्कुल, आप भी पीसी में, आप रोहतक में उनकी प्रेस वार्ता में उनके साथ बैठे थे, तब उन्होंने कहा कि मैंने किरण चौधरी को फोन किया। आगे किरण ये कहते मुझे इनवाइट नहीं किया गया भिवानी के कार्यक्रम के लिए भी। तो क्या ये पार्टी प्लेटफॉर्म है मीडिया में सामने आकर प्रेस वार्ता के दौरान इस तरह की बातें कहना? चौधरी भूपेंद्र हुड्डा जी ने कहा कि मैंने खुद फोन किया है और सभी विधायकों को आफ्ताब अहमद जी फोन करेंगे। हाँ। उसके अंदर आपसे बतारी करें। तो बात तो ये है ना कि पार्टी प्लेटफॉर्म पर बात नहीं करते आप लोग। मैं ठीक है, आपको संक्षेप में कुछ कहना था, बाकी प्रवक्ताओं को हम जोड़े। रेड्डू साहब, मुद्दा तो देखिए बहुत बड़ा और गंभीर है कि सीईटी को लेकर परेशानी है युवाओं में, रोजगार नहीं मिल रहा है। सीएमआई के आंकड़े जिनको इनेलो भी ठीक मानती है, उन्हीं आंकड़ों के साथ कांग्रेस ने सरकार को घेरने का प्रयास किया। तो क्या इनेलो इसकी तारीफ करेगी? क्योंकि बहुत बार आप लोग कहते हैं कि मुख्य विपक्षी पार्टी की भूमिका अदा नहीं कर रही है कांग्रेस, या लगता है कि ये कांग्रेस की आपसी लड़ाई है? कांग्रेस की अलग अलग कांग्रेस हैं, जिनमें से 3 कांग्रेस आज एक साथ थी, जो कि पोपली जी ने भी कहा कि महागठबंधन हो रहा है हरियाणा कांग्रेस में। ज्योति जी, कांग्रेस में ये चर्चाएं है कि कांग्रेस मिलकर चुनाव लड़ेगी या अलग अलग चुनाव लड़ेगी। आमतौर पर देखा गया कि कांग्रेस अलग अलग चुनाव लड़ती है, और आज यही हालात भारतीय जनता पार्टी के गठबंधन सरकार के भी हैं कि मिलकर के चुनाव लड़ेंगे या अलग अलग चुनाव लड़ेंगे। दोनों पार्टियां राष्ट्रीय पार्टियां हैं, दोनों पार्टी आज तक ये फैसला नहीं कर पाई कि ये मिलकर चुनाव लड़ेंगे या अलग अलग चुनाव लड़ेंगे। मैं इसको बिल्कुल सत्य मानता हूं कि प्रेस कॉन्फ्रेंस तो एक बहाना है, भूपेंद्र हुड्डा निशाना है।
ये बिल्कुल सच्चाई है, क्योंकि जिस प्रकार से तीनों नेता इकट्ठे हुए, वरिष्ठ नेता हैं, और ये तो है नहीं कि वो प्रेस कॉन्फ्रेंस में ही इकट्ठे हुए, उससे पहले उन्होंने जलपान ग्रहण भी किया, गाड़ी में इकट्ठे भी चले हैं, रूम पर भी बैठे हैं और उनकी चर्चाएं भी हुई है। वो चर्चाएं जो है ना ओपन ना हो, वो चर्चाएं आम ना बने, उन चर्चाओं को दबाने के लिए अलग रूम में बैठ करके क्या चर्चाएं हुई होंगी, उनको दबाने के लिए बाद में एक पीसी की जाती है जिसमें सरकार के ऊपर सवाल उठाए जाते हैं। ये सत्य है कि आज बेरोजगारी भी है, सीईटी के एग्जाम में भी बिल्कुल जो है ना ये घपले चलते हैं, 11.25 लाख बच्चे बैठते हैं, ये सारे मुद्दे बिल्कुल सही हैं, लेकिन मुद्दा है प्रेस कॉन्फ्रेंस 3 कांग्रेस के बड़े लीडर द्वारा किया जाना। हाँ। मुद्दा ये है, ये मुद्दा, इसमें हम बिल्कुल भी इग्नोर नहीं कर सकते कि आज कांग्रेस में जितने बड़े सत्र पर एक फूट चली हुई है उसको व्याख्यान करना बड़ा मुश्किल है। पहले शक्ति सिंह गोहिल जी थे, हम मानते थे कि नाम में ही शक्ति है तो जरूर कुछ न कुछ कांग्रेस के लिए भला करेंगे। हालांकि फिर वही बात आती है, इनका अंदरूनी मामला है। दीपक बावरिया जी आए तो मुझे तो उसी दिन से संदेह था कि भाई जब शक्ति वाले शक्ति नहीं दिखा सके तो बावरिया तो अपने हरियाणा में कॉमन नाम लिया था, अरे बावड़े भाई, ये तो बावड़ा भाई है हमारा, है ना, तो वो नाम से ही ऐसा लगता कि नहीं हो पाएगा, और वो पहली मीटिंग में ही दिख भी गया। हालांकि पहली मीटिंग में दीपक जी ने एक सख्त एक्शन तो जरूर लिया, और वो सख्त एक्शन ये लिया कि कोई नेता घोषणा नहीं करेगा और सरकार कांग्रेस की बनेगी, किसी नेता की कांग्रेस नहीं बनेगी। इस तरह की 3-4 बातें उन्होंने जो सख्त एक्शन लेने की बात कही, उसका तुरंत बाद माननीय भूपेंद्र सिंह जी हुड्डा ने उनका खंडन कर दिया। तुरंत बाद ही अगले दिन खंडन कर दिया। उन्होंने कहा कि ये तो विधायकों ने बैठकर के सामूहिक रूप से फैसला लिया था कि ये घोषणाएं करनी है, हमने कोई गलत नहीं कर रहे हम, तो उसी दिन खंडन हो गया। आज 3 नेता प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं और वो जो है ना अपनी अलग से चर्चाएं करते हैं, तो निसंदेह आज दोनों राष्ट्रीय स्तर की हरियाणा प्रदेश में जो पार्टियां हैं इनमें आपस में ही चुनाव लड़ा जाएगा या ये अलग अलग चुनाव लड़ेंगे, इनकी अंदरूनी कलह इतनी ज्यादा उजागर हो चुकी है। चाहे राव इंद्रजीत ने मुख्यमंत्री बनने के लिए अपनी एक वाणी जो है ना छोड़ दी है समाज के बीच में, वो चल रही है आरती राव के माध्यम से, और चाहे अपना वीरेंद्र सिंह जी मुख्यमंत्री से मिलकर के कहते हैं कि गठबंधन नहीं रखेंगे, गठबंधन तोड़ना चाहिए, कौन सी 11 एमपी बन जाएंगे, एमपी तो 10 ही रहने हैं, गठबंधन से क्या फायदा होगा। तो दोनों पार्टियां आपस में झगड़ रही हैं, अंदरूनी ही झगड़ा इनका इतना ज्यादा बना हुआ है। हरियाणा प्रदेश में केवल मात्र एक इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी है जो मिलकर के चुनाव लड़ेगी। आज हम दावे के साथ कह सकते हैं कि मिलकर चुनाव लड़ने वाली पार्टी है तो हरियाणा प्रदेश में इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी है। और जिस प्रकार से परिवर्तन पदयात्रा के माध्यम से अभय सिंह चौटाला को हरियाणा प्रदेश के लोगों का समर्थन मिल रहा है, उनको अपार समर्थन मिल रहा है, उससे इन लोगों का झगड़ा और बढ़ गया है, और ज्यादा ये आपस में लड़ने लग गए हैं। क्योंकि इनको लग रहा है कि अब तुम्हारी सरकार की जमीन खिसक चुकी है और कांग्रेस को लोग पहले से ही पसंद नहीं करते। चलिए चर्चा को आगे ले जाते हो, आम आदमी पार्टी को चर्चा में जोड़ेंगे। अनुराधा जी, ये बेरोजगारी का मुद्दा तो आप लोग भी उठा रहे हैं, सीटी का मुद्दा आप लोगों ने भी उठाया है, आपकी पार्टी ने भी, अब कांग्रेस ने भी चंडीगढ़ से इस मुद्दे को उठाने का प्रयास किया है। हालांकि बहुत अलग और पहली बार ये है कि सुरजेवाला, सैलजा और किरण एक साथ एक मंच पर प्रेस वार्ता करते नजर आए। आपकी आवाज नहीं मिल रही है शर्मा जी। नहीं, आपकी आवाज नहीं आ रही, पीसीआर एक बार देखें। चलिए जादून जी, क्या मायने आप मान रहे हैं एक साथ प्रेस वार्ता करना? मुद्दा बेरोजगारी का था, सीईटी का था, लेकिन एक साथ प्रेस वार्ता करना, एक साथ गाड़ी में आना, सुरजेवाला सारथी बने नजर आए। क्या हाईकमान को कोई संदेश देने का प्रयास किया गया है बावरिया की बैठक के बाद? देखिए, आज की जो प्रेस कॉन्फ्रेंस है वो पहले से पार्टी द्वारा सेट की और फॉर्मेट भी हुई है, क्योंकि ये कांग्रेस ने ये तय किया था कि कांग्रेस के विधायक हर मंगलवार को बैठक करेंगे और हरियाणा के किसी न किसी ज्वलंत मुद्दे पर मंथन करके फिर प्रेस को ब्रीफ करेंगे, प्रेस कॉन्फ्रेंस करके बताएंगे कि इस मुद्दे पर क्या है। जैसे पहले किसानों के मुद्दे पर बताया गया कि किसानों की क्या समस्याएं हैं, सरकार क्या कर रही है, सरकार ने क्या नहीं किया। तो वो अब इस बार ये था कि पिछली जो 1, 2, 3 प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई है विधायकों की बैठक के बाद मंगलवार के दिन,
वो उसमें ज्यादातर हुड्डा समर्थक एमएलए थे। हाँ। और उन्होंने की, लेकिन इस बार ये हुआ कि सारे हुड्डा विरोधी इकट्ठे हो गए। जो हुड्डा का विरोध करते हैं, जो उनके नेतृत्व में विश्वास नहीं रखते, वो नेता और उनके कुछ समर्थक विधायक। और कायदे से सैलजा और सुरजेवाला तो चूंकि विधायक भी नहीं, इसमें दो बातें जादून साहब, आप ये बात तो आप ठीक कह रहे हैं, लेकिन और ये वो नेता हैं जो कि हुड्डा साहब जो कार्यक्रम बनाते हैं अमूमन उन कार्यक्रमों को फॉलो नहीं करते हैं। अगर विधायक दल कुछ डिसाइड करता है तो उस पर भी सवाल उठाए जाते हैं। तो ये देखिए कि ये हो सकता है कि कुछ हाईकमान की तरफ से भी ऐसा निर्देश हो कि ये भी बैठक करें, ये अलग क्यों रहते हैं। नहीं, क्योंकि कोई भी हुड्डा समर्थक आज प्रदेश कांग्रेस मुख्यालय चंडीगढ़ स्थित हरियाणा प्रदेश कांग्रेस मुख्यालय पर कोई नहीं था। ये विधायक पहुंचे, उनके हुड्डा विरोधी नेता पहुंचे थी और उनके समर्थक विधायक पहुंचे और उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर ली, उसमें कार्यकारी अध्यक्ष भी थे। तो उससे ये लगता है कि कुछ अल्टरनेटिव इनको भी मौका दिया गया। शायद ऐसा लगता है कि कुछ प्रभारी की तरफ से भी कुछ ऐसा मैसेज रहा हो। तो ये है कि एक उन्होंने ये संदेश भी दिया है अप्रत्यक्ष रूप से कि हम भी विपक्ष हैं, हम सब मिलके मजबूत विपक्ष की भूमिका में हैं और ये मुद्दा उठा रहे हैं। उन्होंने बेरोजगारी का मुद्दा उठाया और जो भर्ती परीक्षाएं होती हैं उनमें जो कमियां हैं, उनके क्वेश्चन पेपर्स में जो कमियां रहती हैं, जो त्रुटियां पाई जाती हैं, वो बताया। और उन्होंने क्या सीईटी का मुद्दा उठाया कि 4 गुना जो है सीईटी पास करने वाले जो अभ्यर्थी हैं उनको खाली पदों के मुकाबले में 4 गुना संख्या में बुलाया जाएगा, उनको साक्षात्कार के। उन्होंने कहा कि भाई ये 4 गुना क्यों, राजस्थान में और उत्तर प्रदेश में 15 गुना बुलाया जा रहा है। तो उन्होंने कुछ सेंट्रल की जो भर्तियां होती हैं उसमें कुछ और बड़ी संख्या में बुलाया जाता है। तो ये मुद्दा उठाया है। तो मुझे लगता है कुछ बैलेंस करने का प्रयास किया गया है ताकि चुनाव आते आते कुछ एकजुटता रहे, कुछ संतुलन हो जाए। तो ऐसा लगता है मुझे। जी ठीक है, ये भी हो सकता है एक नजरिया, चूंकि विधायक तो पीसी कर ही रहे हैं। संयुक्त प्रेस वार्ता करने का डिसीजन लिया गया था कांग्रेस विधायक दल की एक बैठक में और आप ये कह रहे हैं कि उसी का हिस्सा हो सकता है कि हाईकमान ने ये कहा हो। अनुराधा जी, आपकी आवाज नहीं मिल पाई थी, चलिए एक बार फिर से आपके पास आएंगे। लेकिन जोगेंद्र मोर जी, चूंकि कोई भी कार्यक्रम हो इसमें कोई देखिए इफेक्ट बट है ही नहीं कि भूपेंद्र हुड्डा बड़े नेता हैं और अब तक के राजनीतिक अनुभव के आधार पर हम कह सकते हैं कि हरियाणा कांग्रेस के तो सबसे बड़े नेता है ही हैं। लेकिन कुमारी सैलजा जो बहुत तीखा या बहुत खुलकर नहीं बोलती थी, पिछले काफी दिनों से हुड्डा के खिलाफ वो बोल रही हैं कि उत्तर हरियाणा का विकास नहीं हुआ हुड्डा सरकार में, या बैठक में जिस तरह से नाराज होकर वो चली गई, या जो चुनावी घोषणाएं कर रहे हैं भूपेंद्र हुड्डा दीपेंद्र हुड्डा, उनको लेकर कहा कि ये कांग्रेस की घोषणाएं नहीं है। सुरजेवाला की ओर से भी कह दिया गया और किरण तो हम कह सकते हैं राज्यसभा चुनाव से ही अगेंस्ट नजर आ रही हैं, खुलकर बोल रही हैं। तो तीनों नेता अब इस तरह से सामने आते हैं तो ये कहीं ना कहीं भूपेंद्र हुड्डा के लिए मुश्किलें बढ़ा सकता है तीनों का एक साथ आना। देखिए ज्योति जी, मैं आपको बात करूं, पहली बात तो कुमारी सैलजा जो है वो बैठक से नाराज होकर नहीं गई, ये सरासर निराधार है, बेबुनियाद बात है, क्योंकि मैं उस बैठक के अंदर मौजूद था। ठीक है, वो पहले से ये तय था कि उनको किसी कार्यक्रम में जाना था, उनके पास छत्तीसगढ़ का प्रभार है, वो वरिष्ठ नेता है, इसलिए उसके बावजूद उनको पहले इसलिए बुलाया गया था, बोलने का मौका दिया गया था, ये पहले से ही बात है। ठीक, अगर मान लो वो नाराज होकर जाते तो उनको पहले बुलाया नहीं जाता। वहां पे और नेता भी थे जो हमारे कनिष्ठ नेता थे, वरिष्ठ नेता है कुमारी सैलजा, ये बिल्कुल मन से घोषणा हुई थी कि कुमारी सैलजा को कहीं जाना है, इसलिए उनको आज पहले बुलाया जाए। ठीक है, तो अगर नाराजगी कोई होती तो वो पहले ही छोड़ के जाते, वो उनको बोलने के लिए तो निराधार मीडिया में कई बार बातें आ जाती है इस प्रकार की। रही बात एक देखिए, राजनीतिक पार्टी कांग्रेस एक बड़ी पार्टी है, कांग्रेस के अंदर एक कवायद है, उस कवायद को समझने की कोशिश की। महत्वाकांक्षा मेरी भी हो सकती, मैं राजनीति कर रहा हूँ, राजनीति में सन्यासी बनने नहीं आता कोई व्यक्ति, राजनीति में कोई व्यक्ति आता है उसकी अपनी एक महत्वाकांक्षा होती है, ऊंचाई हर व्यक्ति को अच्छी लगती है। अगर हम यहाँ भी कहें तो भारतीय जनता पार्टी में जब पहली बार मनोहर लाल जी को मुख्यमंत्री बनाया गया वो तो विधायक भी नहीं थे। नहीं, विधायक थे, विधायक करनाल से चुनकर आए थे विधायक, तभी तो पहली बार ही विधायक बने थे वो उससे पहले कभी भी हरियाणा की राजनीति में उन्होंने चुनाव की राजनीति नहीं की, संगठन की राजनीति भले की थी मनोहर लाल जी ने, लेकिन वो उससे पहले हरियाणा में कभी विधायक बन रहे, पहली बार करनाल से विधायक बने और मुख्यमंत्री बना दिया गया।
ठीक है। तो बीजेपी है जोगेंद्र मोर जी, बीजेपी में ऐसा नहीं होता है कि एक को मुख्यमंत्री नहीं बनाया गया, जो प्रदेश अध्यक्ष था वो पार्टी छोड़ दे, अलग पार्टी बना ले, बाद में कभी विलय हो। कांग्रेस में तो बहुत बार ऐसा हुआ है, बहुत बार, और उससे पहले प्रेशर बिल्डिंग भी पूरी की जाती है, बहुत की जाती है भारतीय जनता पार्टी। ऐसा नहीं है भारतीय जनता पार्टी में जितनी शिफ्ट उठवल गृह मंत्रालय को और सीआईडी को लेके गृह मंत्री अनिल विज के और मुख्यमंत्री के बीच में हुई, इसलिए तो हमारे किसी सरकार बनने के बाद आज तक हुई है। गठबंधन में सरकारें अन्य प्रदेशों में चलती है। इतनी सिर्फ फुटबॉल जो पिछले 4 साल से दोनों गठबंधनों के बीच हो रही, आज तक इतनी तरफ बयानबाजियां कभी गठबंधन में सरकार चलने के बाद आपने देखी? हमारे यहाँ महत्वाकांक्षा सबकी है, ये आंतरिक लोकतांत्रिक पार्टी है। यहाँ सबको अपनी लोकतांत्रिक मर्यादाओं में अपनी बात रखने का अधिकार है, अपनी महत्वाकांक्षाएं सब व्यक्तियों की हैं, लेकिन यहाँ पे फैसला हाईकमान करती है। जिस दिन मतलब आज भी कोई किसी फेस बना के चुनाव लड़ रहे, किसी नेता ने, भूपेंद्र हुड्डा जी ने कहा है कि मैं मेरा फेस बन के चुनाव लड़ेगा, कहा उन्होंने मुख्यमंत्री की बात कही उन्होंने कही। हाँ, उत्साही समर्थक होते हैं, वो सबके समर्थक होते हैं। यहाँ भी बात हुई, अनिल विज के समर्थक है, रामविलास शर्मा जी के समर्थक है, अरविंद शर्मा के समर्थकों ने नारा लगाया है कि मुख्यमंत्री हो तो अरविंद शर्मा जैसा हो, वीरेंद्र सिंह अपनी तरह से बात कर रहे हैं। तो ऐसा नहीं है राजनीतिक पार्टियों में सरकार बनने की। जी कुछ बोलना चाह रही, मेरा सवाल भी रहेगा, मेरी बात पूरी बोल रही थी। आप जल्दी कंप्लीट। सरकार में रणदीप सुरजेवाला मंत्री थे, किरण चौधरी मंत्री थे, उनकी कोई बयानबाजी दिखी सरकार में हमारे खिलाफ आपस में? इनकी देखिए अनिल विज की। नहीं, उस वक्त भी भिवानी का विकास नहीं हो पाया, कभी कहा गया साउथ हरियाणा का विकास नहीं हो पाया, कभी एक मंत्री कहते थे रबड़ स्टैंप बना दिया गया है, कभी राव साहब कहते थे कि कभी कोई कहता था जींद का विकास नहीं हो पाया। ऐसा नहीं है मोर साहब, खूब कहा गया, हुड्डा कैबिनेट में खूब कहा मंत्रियों ने। बिल्कुल भी रणदीप सुरजेवाला जी की, किरण चौधरी की एक स्टेटमेंट दिखा दीजिए। अच्छा। अनिल विज की और मुख्यमंत्री की सिर्फ दस जाहिर है, पहली बार सीआईडी जो है वो गृह मंत्रालय से मुख्यमंत्री ने अपने पास रखा है। नहीं, चर्चा को आगे ले जाते हुए ये आप ठीक है, आप ये कह रहे हैं आप बीजेपी पर उल्टा आरोप लगा रहे हैं, ठीक है, आपको पूरा अधिकार है, लेकिन ऐसा नहीं कि हुड्डा सरकार के दौरान बयानबाजी नहीं थी, तब भी थी। वंदना जी देखिए, सुरजेवाला राहुल गांधी के काफी करीबी माने जाते हैं, कर्नाटक में जिम्मेदारी थी, उस पर कहीं ना कहीं खरे भी उतरे, और अब राजस्थान में है, छत्तीसगढ़ में कुमारी सैलजा को जिम्मेदारी दी गई है। किरण बार बार बयान देती ही आई है भूपेंद्र हुड्डा खेमे के खिलाफ। ये तीनों, मैं सवाल ये कर रही थी जोगेंद्र मोर जी से, ये तीनों अगर एक साथ आते हैं तो ये क्या एक विकल्प के तौर पर पेश किया जा रहा है? क्या ये मोर्चाबंदी करने का प्रयास है? क्या ये हाईकमान को संदेश दिया जा रहा है कि सभी? ये भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता थोड़ा बता पाएगा कोई? आप ज्योति जी किन से ये क्या बताएंगे? नहीं जोगेंद्र मोर जी, आपको समय दिया गया था, ये अच्छा तरीका नहीं है सर। मैं ये पूछ रही हूँ ना कि इससे बीजेपी मायने नहीं, आप अकेले कैसे बोलते रहेंगे? दूसरे दल भी तो मायने देख रहे हैं ना इस चीज के। मुख्य विपक्षी पार्टी है आप लोग, मुख्य विपक्षी पार्टी है आप लोग जोगेंद्र मोर जी। कांग्रेस कोई प्राइवेट लिमिटेड कंपनी नहीं है ना, नहीं है। चर्चा होगी मुख्य विपक्षी पार्टी को लेकर मोर साहब, सभी बोलेंगे उस पर। अगर विपक्ष कमजोर होगा तो जाहिर है दूसरे दलों को, सरकार को उसका फायदा मिलेगा, उसके मायने क्या होंगे, उसका असर क्या होगा, तमाम बातों पर चर्चाएं होंगी। आप ऐसे मत रोकिए, आपको नहीं, आप ऐसे मत रोकिए, मुझे आपत्ति आपकी इस बात पे। अनुराधा जी के पास भी चलेंगे, वो भी हमारे साथ जुड़ गई। नहीं मोर साहब, आप लोग मौका देंगे ना तो सभी चर्चा करेंगे। बोली पब्लिक जी। देखिए, सबसे पहले ज्योति मैं ये कहना चाहती हूँ कि यहाँ पर जो आप बात करिए तीनों नेताओं की, ये घायल लोग हैं, ये अपनी प्रेजेंस दे रहे हैं, इनको अपने ही नेताओं के द्वारा खत्म किया गया है। आप सिंपल सी बात देखिए, 3 नेता यहाँ पर आते हैं, अपनी यहाँ पर प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं, इतने सालों से कहा थे कि अगर ये बात करते हैं तो अपने लीडर्स के अगेंस्ट बार बार बयान देते हैं। आप सिंपल एक एक करके मैं बात कर रही थी। रणदीप सिंह सुरजेवाला 2014 से लेकर 19 तक ये विधायक रहे, कितनी बार विधानसभा गए उसका जवाब दे दें। आज ये यहाँ पर आकर प्रश्न पूछ रहे हैं। शैलजा जी की अगर बात करें तो मैंने तो कुछ नहीं कहा, मेरी पार्टी ने कुछ नहीं कहा। भूपेंद्र सिंह हुड्डा कहते हैं कि बारात का घोड़ा अलग होता है, रेस का घोड़ा अलग होता है, तो किस प्रकार से उनका अपमान किया जाता था वो हम सभी को मालूम है। किरण चौधरी जी की तो बकायदा हैसियत दिखाई प्रदेश अध्यक्ष ने, तो वो तो हमने देखा कि इनकी स्थिति क्या है। अब ये बुरी तरह से पिटे हुए निपटाए हुए लोग हैं, कोई राजस्थान गया, कोई छत्तीसगढ़ गया, तो आज ये अपनी कहीं ना कहीं प्रेजेंस दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। राजेंद्र जादौन जी ने बिल्कुल ठीक कहा, ये क्या कह रहे हैं कि हम भी हैं, ये सब ये दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। इतनी सी कवायद है, उसके अलावा और कुछ भी नहीं है। दूसरी बात, यहाँ पे जोगिंदर मोर जी कह रहे थे
कि सिर्फ टॉवल की बात, सिर्फ टॉवल मुझे याद है किस प्रकार से सड़क पर सिर्फ फोड़ा जाता है, ये कांग्रेस पार्टी की रीति नीति है। किस प्रकार से शैलजा जी को धक्का दिया जाता है, ये कांग्रेस पार्टी की रीति नीति है। तो अपनी मैं आपकी मजबूरी समझ सकती हूँ कि बहुत मुश्किल है सब कुछ डिफेंड करना, लेकिन आपको ये कहीं ना कहीं स्वीकार करना पड़ेगा कि आपकी पार्टी में टूट इतनी हद तक हो चुकी है कि उसकी जोड़ कहीं पर भी संभव नहीं है। और ये एक बड़ा कारण है, ना आप जनता के लिए सोचते हैं, ना अपने कार्यकर्ताओं के लिए सोचते हैं। सबसे बड़ी बात, संगठन ही नहीं बना, और संगठन ही नहीं जब बढ़ा, उसके बाद आप कहते हैं कि आप इलेक्शन में जाएंगे। और छोटे कार्यकर्ताओं की तो छोड़ो, आपके जो बड़े लीडर्स हैं उनकी लड़ाई खत्म होगी, तभी तो आप कहीं और सोचेंगे। और सत्ता की लड़ाई नहीं है, हमको पता है भारतीय जनता पार्टी आ रही है, कांग्रेस तो नहीं आएगी। ये कहीं ना कहीं लड़ाई है कि जो अपने संगठन है वहां पर अपने पद बने रहे, अपनी प्रेजेंस दिखती रहे, कहीं ना कहीं अपनी विधायकी निकल जाए। सिर्फ इतनी से कवायद है, उसके अलावा कुछ भी कवायद यहाँ पर नहीं है। ठीक है, अनुराधा जी हमारे साथ जुड़ गई हैं, इनका पहला उत्तर भी अभी नहीं हो पाया है। अनुराधा जी, देखिए सुरजेवाला वो नेता हैं जिनकी हाईकमान से अच्छी है, अब राज्यसभा में हैं, कर्नाटक प्रभारी बनाए गए, ठीक है, लेकिन करीब करीब 1 साल के अंदर 2 चुनाव हारे, जिन बाई इलेक्शन हारे, कैथल भी नहीं जीत पाए। कुमारी सैलजा ठीक है राज्यसभा सांसद रही, लेकिन अंबाला वो भी नहीं बचा पाई थी। किरण को लेकर बात करें, पहले पूरे स्टेट की बात करती थी, अब खुद ही 3 जिलों की बात करती है। दूसरी ओर भूपेंद्र हुड्डा हैं, विधायक उनके साथ हैं, संगठन में उनकी पकड़ है, प्रदेश अध्यक्ष उनके खेमे से आते हैं, कार्यकारी प्रदेश अध्यक्ष भी उनके खेमे से हैं। आप मान रहे हैं कि ये मुकाबला अब ऐसा हो गया है कि भूपेंद्र हुड्डा के खिलाफ तमाम अन्य नेता एकजुट हो रहे हैं कि अब लड़ाई लड़नी है तो सभी को एक होना होगा? ज्योति, मेरी आवाज आ रही है आपको? जी, अब आ रही है मैडम। हाँ ज्योति, थोड़ा तकनीकी प्रॉब्लम थी, आवाज मेरी पहुंच नहीं पा रही थी आप तक। जी, आपकी आवाज अभी भी मैं ठीक से नहीं सुन पा रही हूँ। आप बात रखिए, आपकी आवाज मिल रही है। आपकी आवाज मुझे नहीं आ रही है। अनुराधा जी आप बात रखिए अपनी, अगर सुन पाए अभी तो, नहीं तो फिर मुझे आगे बढ़ना होगा चर्चा में। नहीं, मैं नहीं सुन पा रही हूँ। चलिए चर्चा में आगे जाना होगा। आप फोन लाइन पर आ जाइए अगर लाइव में दिक्कत आ रही है, पीसीआर एक बार फिक्स करें। रेणु साहब देखिए, ये तो फैक्ट है, भूपेंद्र हुड्डा के मुकाबले चुनावी या राजनीतिक हिसाब से ये नेता उतने बड़े कद के नेता नहीं है, और ये फैक्चुअल है पूरी तरह से, इसमें कोई दो राय नहीं है। तो क्या ये इसीलिए मोर्चाबंदी शुरू कर दी गई है कि अब लड़ाई लड़नी है तो एकजुट तो होना होगा? हाँ ज्योति जी, देखिए कि भूपेंद्र सिंह हुड्डा कहीं न कहीं हाई कमांड की आंखों की किरकिरी है। पहले राज्यसभा का इलेक्शन हुआ था, सुभाष चंद्रा जी को निर्दलीय जिताने में भूपेंद्र सिंह हुड्डा का अहम रोल हुआ था, जब 14 वोट कांग्रेस के कैंसिल हो गए, वो किरकिरी बनी। G23 का ग्रुप बनाया, भूपेंद्र हुड्डा जी इसमें शामिल थे, वो किरकिरी बनी। और अब जो है ना, राज्यसभा का सांसद में अजय माकन को हराने का काम किया, कार्तिकों को जिताने का काम किया, ये किरकिरी बनी। और हुड्डा साहब कई बार हाई कमान की खिलाफत कर चुके, तो इसलिए ये हमारा व्यक्तिगत विचार ये है कि कहीं न कहीं हाई कमान नहीं चाहती कि भूपेंद्र हुड्डा के को आगे बढ़ाया जाए, भूपेंद्र हुड्डा उनका वफादार रहेगा। नहीं, हाईकमान के फैसलों से तो नहीं लगता। देखिए नेता विपक्ष वो हैं, प्रदेश अध्यक्ष उनकी चॉइस के हैं, कार्यकारी अध्यक्ष भी उन्होंने अपना एक बनवा लिया है, 4 में से बना गए। दीपेंद्र हुड्डा एकमात्र राज्यसभा सांसद हैं हरियाणा से, वो उनके बेटे हैं दीपेंद्र हुड्डा, तो मुख्य जो भूमिकाएं हैं वो तो उनके पास है तमाम। राज्यसभा का सांसद दीपेंद्र हुड्डा बना, वो सारी कहानी भी आप मुझसे अच्छे से जानती हैं। किस प्रकार से कुमारी सैलजा को का पत्ता काट करके उनको भेजने का काम किया गया था। और राजनीति में ज्योति जी एक बड़ी बात होती है कि व्यक्ति जो है ना, निशाना कहीं लगाता है, तीर किसी को लगता है, चोट किसी को लगती है, रोता कोई है और पट्टी किसी और को बांध दी जाती है। ये राजनीति में चलता है। अब उदय भान जी को अध्यक्ष बना दिया, लेकिन संगठन का लिस्ट तो आज तक नहीं निकलने दे रहे। इनकी संगठन की लिस्ट क्यों रोक रखी है? बनते ही कहा था कि 2 महीने में मैं संगठन की लिस्ट आउट कर दूंगा, आज तक नहीं हुई। क्यों बैन लगाया जा रहा है इसके ऊपर? और आज ही हुड्डा का एक वीडियो वायरल देख रहा था मैं, हुड्डा साहब ने ये कह रखा है कि टिकट वितरण पर आर पार की लड़ाई होगी। अच्छा, ये आज का है सोशल मीडिया पर, शायद जोगेंद्र भाई ने भी सुना होगा कि टिकट वितरण पर आर पार की लड़ाई की। व्हाट यू मीन फ्रॉम दिस स्टेटमेंट? क्या अर्थ है इसका? क्यों उन्होंने ये शब्द कहा कि टिकट वितरण पर आर पार की होगी? और मैं तो ये कहता हूं कि ये हाई कमान को संदेश नहीं दिया जा रहा है तीनों लीडरों ने इकट्ठा होकर के, बल्कि हाई कमान द्वारा हुड्डा को संदेश दिलवाया जा रहा है।
ये भी संभव है। कुछ भी हो सकता है। हाईकमान द्वारा, दोबारा रिपीट कर देता हूँ, हाईकमान द्वारा हुड्डा को संदेश देने के लिए ऐसा किया जा रहा है, क्योंकि कई बार ऐसी बातें आई हैं। जब 2019 का चुनाव था उससे पहले भी माननीय हमारे पूर्व मुख्यमंत्री जी ने एक विशाल रैली रोहतक में की थी और उस टाइम पूरी चर्चाएं चली थी कि हो सकता है भूपेंद्र सिंह हुड्डा अलग पार्टी बनाएंगे और अलग पार्टी बना करके उससे इलेक्शन लड़ेंगे। और ये खुद हुड्डा साहब के से भी निकलनी शुरू हो गई थी कि मैं अलग पार्टी बना लूंगा। ठीक है, चर्चा में अब मैं इसलिए भी आगे बढ़ूंगी। अनुराधा जी अभी तक उत्तर नहीं दे पाई है। बिल्कुल हुड्डा साहब की ओर से कहा गया था कि वो पहले वाली कांग्रेस ही नहीं रही है। अनुराधा जी अगर आप सुन पा रही हैं अभी तो अपनी बात पूरी कीजिए। जी बिल्कुल बताए, आप सवाल कीजिए अपना ज्योति प्लीज। देखिए, कांग्रेस को लेकर ही सवाल है कि क्या ये हरियाणा के युवाओं के लिए लड़ाई है या कांग्रेसी अपने भीतर की पार्टी की अंदरूनी लड़ाई लड़ रहे हैं, वर्चस्व की लड़ाई लड़ रहे हैं? ज्योति, स्थिति ये है कि भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस दोनों ही हरियाणा की जनता को भ्रमित करने का काम कर रही हैं। ये मुद्दों की लड़ाई नहीं है, ये जनता के हित की लड़ाई नहीं है, ये इनकी ए और बी जो पार्टी जो बनी हुई है एक दूसरे के लिए, ये सपोर्ट का जो काम कर रहे हैं हरियाणा में, वो दिखाई दे रहा है। आप देखिए, एक तरफ हुड्डा साहब हैं जो आम आदमी पार्टी के पूरे घोषणा पत्र को लेकर लोगों के बीच में जा रहे हैं। दूसरी तरफ किरण जी और बाकी नेता जो कह रहे हैं कि ये तो हुड्डा जी की घोषणाएं हैं, कांग्रेस की घोषणाएं नहीं है। सच्चाई ये है कि हरियाणा के अंदर आज जिस तरह से लचर शिक्षा व्यवस्था है, लचर स्वास्थ्य की सुविधाएं हैं, जिस तरह से आज किसान परेशान है, सबसे ज्यादा बेरोजगार हरियाणा के अंदर हैं, ये सारी समस्याएं, महिलाओं की सुरक्षा का मुद्दा इतना बड़ा है हरियाणा के अंदर, ये सारी समस्याओं को लेके आज विपक्ष की भूमिका में यदि कोई अपनी जिम्मेदारी को निभा रहा है तो वो आम आदमी पार्टी निभा रही है। अभी आपने भी पहले कोट किया था, मैं थोड़ी देर के लिए आपको बीच में सुन पाई थी कि बेरोजगारी के मुद्दे पर हमने जगह जगह प्रदर्शन किए हैं, हमने पूरी शक्ति के साथ जनता के हित के हर मुद्दे को उठाया है। और यही कारण है कि जिस मुद्दे को लेके आम आदमी पार्टी आगे आती है उसी की नकल में कांग्रेस बात करती है। अब से पहले बेरोजगारी के मुद्दे पे कोई नहीं बोला, अब से पहले कांग्रेस तो कांग्रेस पहले से कर रही है मैडम, कर रही है, कांग्रेस भी कर रही है। और आप ये देखिए हम ये कहते हैं कि हम जो कह रहे हैं वो करके दिखाएंगे। हमें अभी तक हरियाणा की जनता ने मौका नहीं दिया, हम अभी तक सत्ता में नहीं आए हरियाणा के अंदर, लेकिन हम कहते हैं कि साथ लगते हुए दिल्ली के अंदर आप देखिए कि जो वायदे हम कर रहे हैं, जो बात हम कह रहे हैं उसको हम पूरी करके दिखा रहे हैं। तो मैं ये कहना चाहती हूँ कि कांग्रेस आपसी गुटबाजी के तहत आज जनता को भ्रमित करके बरगलाने का काम कर रही है। बीजेपी की गुटबाजी, अभी अनुशासन की बात करती है बीजेपी, लेकिन आप देखिए जिस तरह से राव इंद्रजीत सिंह की रैली में आरती राव ने ओपन लोगों के बीच में जाके ये कहा कि मुख्यमंत्री को बदलना चाहते हो तो रैली को सक्सेस करो। जिस तरह से राव इंद्रजीत सिंह और आनंद शर्मा जी ने कई बार सरकार और मुख्यमंत्री पर निशाना साधा है, मुख्यमंत्री जी कार्यक्रम से स्टेज छोड़ के चले गए। जिस तरह की ये सारी चीजें असंतुष्ट विधायक है, असंतुष्ट कार्यकर्ता, ये सारी चीजें सामने आ रही है, ये दर्शाती है कि ये पूरी तरह से हरियाणा के अंदर भाजपा की सरकार फेलियर है और उस बिल्कुल नाकाम है, जनता त्रस्त है। और विकल्प के रूप में आज हरियाणा की जनता आम आदमी पार्टी की तरफ देख रही है और एक सशक्त विपक्ष की भूमिका आम आदमी पार्टी हरियाणा में इस समय निभा भी रही है। आप देखिए 1 महीने के अंदर आम आदमी पार्टी ने अपना पूरा का पूरा संगठन डिक्लेयर कर दिया। आज भी हमारे 1150 पदाधिकारियों ने शपथ ली है। 1150 पदाधिकारी हमने अभी 25 दिन पहले हमने शपथ दिलाई थी। कांग्रेस तो अपना संगठन भी नहीं बना पाई। तो जिसके पास संगठन नहीं है, जिसके पास मुख्यमंत्री की लड़ाई के लिए सिर्फ नेता एक दूसरे को आरोप प्रत्यारोप में लगे हुए हैं, वो क्या सरकार बनाएंगे, वो क्या चर्चा अभी आगे ले जाते हैं। अनुराधा जी, जादौन साहब, आपने पिछले उत्तर में कहा कि हो सकता है, संभव है कि हाईकमान ने नेताओं को कहा हो साथ में प्रेस वार्ता करने को। अच्छा, इसी में 2-3 बातें मैं ऐड कर दूं। पिछली जो बैठक हुई बाबरिया की चंडीगढ़ में, उसमें जब नारेबाजी हुई भूपेंद्र हुड्डा के पक्ष में, तो उनकी ओर से कहा गया कि उनको इस तरह की चीप चीजें पसंद नहीं है। दूसरा, उनकी ओर से ये भी कहा गया कि बीजेपी बार बार भूपेंद्र हुड्डा को टारगेट कर रही है। ऐसा नहीं कि भूपेंद्र हुड्डा ही कांग्रेस के फेस हैं, बीजेपी को अगर ये लग रहा है तो हाईकमान ही डिसाइड करेगा। उसके बाद एक तरफ किरण पहले से ज्यादा आक्रामक हो गई है और अब इन तीनों नेताओं की ओर से प्रेस वार्ता की गई है। तो क्या हो सकता है कि हाईकमान की ओर से कोई मैसेज देने का प्रयास हो, फिर जो कि रेड्डी साहब की ओर से भी कहा गया हो? हाँ, देखिए, लगता तो ऐसा ही है कि आज का जो हुआ है तो कहीं ना कहीं ये
पार्टी के निर्देशों के अंडर में ही हुआ लगता है मुझे, क्योंकि ये एकजुटता तो हो नहीं पा रही। सब नेता अपने अपने तरीके से बयान दे रहे हैं। भूपेंद्र हुड्डा के खिलाफ एक मोर्चाबंदी दिखाई देती है, तो ये कहीं कुछ पावर संतुलन करने का प्रयास किया गया, क्योंकि ये प्रभारी के सामने नारेबाजी हो गई थी इस बार, अगली बार, इस बार भूपेंद्र हुड्डा सरकार, इस तरह की नारे लगाया गया था और उस पर फिर आपत्ति की गई थी। तो हो सकता है कि ये पावर संतुलन का कुछ तरीका अपनाया गया हो, क्योंकि आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस में जिस तरह से उन्होंने तो मुद्दे पर ज्यादा गौर किया है और एकजुटता दिखाई है कि हम सब जो है एक विपक्ष के रूप में खड़े हुए, तो वो भूपेंद्र हुड्डा का विकल्प के रूप में उन्होंने अपने आप को पेश किया है और सबने अपने कैरियर के बारे में पूरा परिचय दिया। वो किरण चौधरी जी जो डिप्टी स्पीकर रही है दिल्ली में, तो वो बताया, कांग्रेस विधायक दल की नेता या एक्स CLP लीडर रही है, तो वो बताया। तो सबने अपना अपना परिचय दिया। उन्होंने कर्नाटक के प्रभारी हैं, कर्नाटक में जो मिरेकल दिखाया उन्होंने कि कांग्रेस को जीत दिला दी, तो उसका भी जिक्र हुआ। इस तरह से जो है कुछ अपने आप को उन्होंने पेश करने का प्रयास किया है कि वो ही नहीं हम भी हैं। मुझे तो ये लगता है इसमें कुछ हो सकता है, क्योंकि जिस तरह से मुख्यालय पर प्रेस कॉन्फ्रेंस की उन्होंने, और हुड्डा ग्रुप का कोई नहीं था, उनके मीडिया प्रभारी भी नहीं थे, वो नहीं थे, जैसे पूरा कांग्रेस मुख्यालय उसको भी सौंप दिया गया था, ऐसा लग रहा था। तो इसको भी समझने की जरूरत है। ये एक साइलेंट मैसेज है कि कुछ ना कुछ रणनीतिक तरीके से करवाया गया है। ठीक है। तो अब यही है कि भूपेंद्र हुड्डा तो फोर्थ फ्रंट पर है, वो जो है आगे सारे कांग्रेस की पॉलिसीज पर बोलते हैं, बात करते हैं, सारी रणनीति पर चर्चा करते हैं। चलिए आखिरी कमेंट्स की ओर बढ़ेंगे। जोगेंद्र मौर्य जी, ऐसे ही चलता रहा, ये वो स्थिति है जिसको आप बिल्कुल भी स्वीकार नहीं करेंगे, नहीं कर रहे हैं आप, लेकिन ऐसे ही चलता रहा सर, ईमानदारी से अगर बताएं तो कैसे संगठन की लिस्ट आ पाएगी? जो बार बार कहा जाता है तैयार हो गई है, दिल्ली भेज देंगे, ये दिल्ली में ही अटकी रहेगी। देखिए, जो चीजें संगठन की लिस्ट के बारे में एक बात है कि पहले हम उसमें भारत जोड़ो यात्रा में व्यस्त रहे, सारा मामला रहा। फिर वहां पे जो था, हमारे कई बार ऐसा हुआ कि सत्य सिंह गोयल जी के वक्त पे लिस्ट आ जानी चाहिए थी, लेकिन उनको कोई यहाँ से छुट्टी नहीं हुई उनकी, सत्य सिंह गोयल, उनको गुजरात प्रदेश अध्यक्ष बना दिया गया, इसलिए उनको जाना पड़ा। तो इस प्रकार से ये तो अभी हुआ गया, ये तो अभी हुआ गया, ये तो जस्ट अभी बहुत नई बात है। ये तो हुड्डा साहब ने हरियाणा न्यूज के कॉन्क्लेव में मुझे दिए गए इंटरव्यू में कहा था कि कर्नाटक चुनाव के ठीक बाद लिस्ट आ जाएगी। कर्नाटक चुनाव हो गए, परिणाम आ गया, उसके बाद सत्य सिंह गोयल जी चले गए। अच्छा, तो ये तो चलता रहेगा। प्रभारी तो बहुत गए, बहुत आए, लेकिन लिस्ट नहीं आई। जोगेंद्र मौर्य जी, लिस्ट नहीं आ पाई, हम इस बातों को मना कर रहे हैं। हमने कहा कि कुछ तकनीकियां कई बार चीजें होती है, वो आई और जल्द ही जो संगठन की लिस्ट है, और उसके बाद 2 उपचुनाव हुए हैं, 3 उपचुनाव हुए, 3 उपचुनाव देख ले, चुनाव का बड़ौदा का उपचुनाव तक जीते हैं और हमारा अच्छा प्रदर्शन रहा है फतेहाबाद का। और इनके तो ये पन्ना प्रमुखों की लिस्ट ये लगती कि दाढ़ी इस प्रकार के नारे रखते हैं। अब हमारा यूथ कांग्रेस का पूरा संगठन खड़ा है, पूरा का पूरा यूथ कांग्रेस का चुनाव करवाया है, एकमात्र ऐसी पार्टी जो चुनाव करवाती है। हमने राष्ट्रीय स्तर पर अपने अध्यक्ष का चुनाव करवाया है। चलिए, मैं संगठन को लेकर बात कर रही थी। ठीक है, मैं संगठन को लेकर बात कर रहा हूँ। आखिरी कमेंट में अभी ले लूं पोखली जी। मैं देखिए, भूपेंद्र हुड्डा को लेकर जब बार बार हम बात करते हैं, पिछले 15 से 18 सालों में जब से वो मुख्यमंत्री बने, किसी ने पार्टी को अलविदा कह दिया या उसके बाद कोई बीजेपी में आ गया, बड़े कद के नेता, क्या ये कोई नई रणनीति है कि अकेले तो लड़ाई नहीं हो पाएगी, अब सब साथ में आए और हाईकमान को भी संदेश दें कि हाँ, हम भी मुकाबला कर सकते हैं, या हम नहीं जाने वाले हैं, इस बार हम लड़ेंगे? देखिए ज्योति, जहाँ तक संदेश की बात है तो संदेश तो पूरे हरियाणा को भी क्लियर है कि ये संदेश क्या है। ये भूपेंद्र सिंह हुड्डा के खिलाफ संदेश है। अभी प्रभारी की बैठक की बात हो रही थी और ये कहा जा रहा था, भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी ने एक बयान दिया था, उन्होंने कहा कि हमारे जो कार्यकर्ता है बहुत उत्साही है, नारे लगा लेते हैं। तो मैं इनको ये कहना चाहूंगी, नारे आप लगा लो, सरकारें हम बना लेंगे, केंद्र में भी बना लेंगे और प्रदेश में भी बना लेंगे। और हमारे मुख्यमंत्री जी ने तो इन तिकड़ी को भी आशीर्वाद दे दिया कि आप एक से एक हाथ पकड़कर ऐसे ही चलते रहिए, हमें तो फायदा है। हमें मालूम है कि जो कांग्रेस है उसका कितना बुरा हाल है, इनकी आपस में लड़ाई होनी है, ना इन्होंने जनता का सोचना है, ना कार्यकर्ता का सोचना है। और फिर से बता रही हूँ, भारतीय जनता पार्टी की सरकार केंद्र में भी बन रही है और हरियाणा में बन रही है। आज इसको लिखकर ले लीजिए जी। अनुराधा जी को समय आज बिल्कुल कम मिल पाया है। अनुराधा जी, आपका आखिरी कमेंट। आवाज मिल रही है आपको? आखिरी कमेंट आपका, बोले। मैं ये कहना चाहती हूँ कि बहुत कम समय है चुनाव में,
आप देखेंगे कि जिस तरह से हरियाणा की जनता ने भाजपा और कांग्रेस दोनों को भुगत लिया है, आज जनता परेशान है। 2024 में हरियाणा के अंदर भारतीय जनता पार्टी की सरकार नहीं बनेगी। मैं बहुत जिम्मेदारी के साथ आपको कह रही हूँ और बड़ी विश्वास के साथ कहना चाहती हूँ कि विकल्प के रूप में आम आदमी पार्टी हरियाणा के अंदर सरकार बनाएगी और काम करके लोगों के हित में साबित करेगी कि आम आदमी पार्टी जो कहती है वो करके दिखाती है। चलिए, आप सभी का बहुत शुक्रिया, आप लोगों ने वक्त दिया और चर्चा हमने हरियाणा कांग्रेस को लेकर। देखिए, मुद्दा सीईटी और बेरोजगारी का था, लेकिन जो मायने आज की प्रेस वार्ता से निकले हैं, जो संदेश देने का प्रयास किया कि आज जो संदेश गया कि उसे लेकर हमने चर्चा की। बहुत शुक्रिया आप सभी का। तो मुद्दा बेरोजगारी का था, लेकिन 3 बड़े नेता कांग्रेस के 3 दिग्गज एक साथ आए। पहला ये मौका था जब इस तरह की प्रेस वार्ता की गई। तो इसके क्या कुछ मायने हैं, इसे लेकर चर्चा की। फिलहाल दीजिए इजाजत, नमस्कार।